नमस्कार। आइए हम चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अपने अगले क्लास पर। चर्चा कर लेते हैं आज 5 महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन की। बहुत शॉर्ट में और जल्दी आपसे कॉम्बिनेशन में कर लेते हैं। और आपने कहा था कि आपकी बुक के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के पेज नंबर 155 पे जो आपने लिखा है एक्शन ऑफ स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन, इस पर आप शुरुआत से चर्चा कर लें। तो हमारे पेज नंबर 155 पर लिखा हुआ है पहला L1 S1 A3, जिसको हमने L2 का नाम दिया है। और ये हमने लिखा है डाइजेशन के लिए, स्प्लीनेशन के लिए, और इसी में हमने एक्यूट कैंसर के लिए एक दवा लिखी है C7L1 दरअसल C7 ये C5 और A2 का कॉम्बिनेशन है, जो इसमें हम L1 और Ven1 में लगा देते हैं तो ये दर्द को नियंत्रित करती है। इसीलिए हमने इसको कैंसर, एक्यूट कैंसर के लिए या फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर का जो रोगी होता है, जहाँ पे उसके कैंसर की संभावनाएं शुरू होती हैं, वहाँ पर हमने इसके प्रयोग की सलाह आपको दी है अपने बुक के माध्यम से। एक्जिमा में हमने लिखा है S1 Ver1 S3 L1। S1 और L1 ये दोनों हमारी एंटी एलर्जिक मानी जाती हैं। और Ver1 और S3, Ver1 वैसे तो एंटी वर्म है हमारे पेट के कीड़ों को मारने के लिए, लेकिन पेट में अगर कीड़े हैं या पेट में हमारे इंटेस्टाइन में वर्म ग्रुप की दवा देना जरूरी है, तो उसका तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि पेट में जो भी एंटी एलर्जिक पोर्शन है वो जल्दी से बाहर एक्सक्रेट कर जाए। और इसीलिए हम उसको S3 के साथ जोड़ देते हैं। तो S3 चूंकि हमारी स्किन की मेडिसिन है और विशेष करके हमारे टेस्टिकल रीजन के स्किन की ज़्यादा मेडिसिन इसको मानते हैं, तो आसपास जितना भी एलर्जिक होगा वो एलर्जी दूर करने में सहायक होगी। साथ ही जिद्दी एक्जिमा या प्राइमरी एक्जिमा में ये बहुत ही कारगर मेडिसिन बनेगी आपकी। F1 के साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है A1 F1 Ven1 और WE, फार्मूला नंबर 2 पर F1 के साथ हमने F1 हमारा बहुत ही कारगर है फीवर में। और फीवर के लिए आप अक्सर F1 Ven1 और A1 के साथ आप फीवर में, तात्कालिक फीवर में आप देते हैं। हमारे तमाम भाई पॉजिटिव और निगेटिव में चर्चा करते हैं। हमारे एक बहुत पुराने साथी क्या, वो मेरे स्टूडेंट ही थे, कानपुर के, हमारे स्टूडेंट के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने बहुत रोगों की चर्चा की, लेकिन हर रोग की चर्चा में वो कहीं ना कहीं निगेटिव बोल देते थे या पॉजिटिव बोल देते थे। मैंने उस पर कमेंट नहीं किया, लेकिन हमारे प्रतापगढ़ के साथी हैं। तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। ये पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी की विचारधारा है। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पॉजिटिव और निगेटिव का कोई मतलब नहीं है। हमने अगर आपको फीवर की दवा बता दी कि F1 Ven1 A1 और WE है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि बुखार अगर तेज है तो आपको दवा की डोज बढ़ा के देनी है। बुखार अगर कांस्टेंट कर गया तो दवा की डोज आपको कम करके देनी है। अब कम को आप निगेटिव मान लें या अधिक को आप पॉजिटिव मान लें, यह आपके अपने मानने का विचार हो सकता है, लेकिन इसको हम किसी डिफिनीशन में परिवर्तित नहीं कर सकते, किसी परिभाषा में परिवर्तित नहीं कर सकते कि रोग पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, साथ ही दवाएं हमको निगेटिव और पॉजिटिव देनी चाहिए। हम पॉजिटिव और निगेटिव की व्याख्या कर ही नहीं सकते हैं। हम बुखार को कब पॉजिटिव मानेंगे और कब निगेटिव मानेंगे, इसका कोई स्केल है? हम कैंसर को कब पॉजिटिव मानेंगे, कब निगेटिव मानेंगे, इसका स्केल क्या हो सकता है? रोगी को दवा देने का कम डोज और अधिक डोज तो हम मान सकते हैं, दवा कम दी जाए, जैसे हमारे एलोपैथी के साथी लोग करते हैं। बच्चा छोटा है तो कहते हैं इसको 1/4 टैबलेट दीजिए, बड़ा आदमी है तो कहते हैं आप 2 टैबलेट ले लीजिए, रोग अगर ज़्यादा गंभीर है तो कहते हैं इसको 3-3 टैबलेट सुबह दोपहर शाम ले लीजिए। आप उनसे सीखिए। वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कहीं यूज नहीं हुआ। आयुर्वेद में पॉजिटिव निगेटिव नहीं यूज किया गया, होम्योपैथ ने पॉजिटिव निगेटिव नहीं यूज किया। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सुपरपैथी बताते हुए पॉजिटिव और निगेटिव शब्द का इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है। रोग होता है, लक्षण होते हैं, उनकी गंभीरता के आधार पे हम डोज को कम और ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम पॉजिटिव और निगेटिव का नाम नहीं दे सकते कि डोज को घटाना और बढ़ाना ये एक फिजिशियन की अपनी एक कला है। जैसे एक चित्रकार जब कोई पेंटिंग करता है तो पेंटिंग करने के बाद वो दूर से खड़ा होकर उसको निहारता है और निहारने के बाद फिर वो ब्रश उठाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश हम और चला दे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा।
और जब चित्रकार को पेंटिंग अच्छी लगने लगती है तभी वो पब्लिश करता है। उसी तरीके से एक चिकित्सक अपने रोगियों के साथ डोज को घटा बढ़ा करके रोग की गंभीरता को समझते हुए अपने लंबे अनुभव प्रयोग करते करते जब वो प्रयोग सफल हो जाता है तब वो अपने आप को संतुष्टि पाता है। तो इसीलिए डोज को घटाइए और बढ़ाइए, कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव शब्द को आप भूल जाएं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक विज्ञान पर आधारित चिकित्सा है और विज्ञान में पॉजिटिव और निगेटिव चिकित्सा में लगा देंगे तो आपका रोगी सफल नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि आप 15 साल से 20 साल से इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे बहुत से साथी ऐसा कहेंगे कि हम 20 साल से पॉजिटिव निगेटिव कर रहे हैं और हमको अच्छी सफलता मिल रही है। आप अच्छी सफलता ले रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव से नहीं ले रहे हैं, दवाओं से ले रहे हैं, डोज कम और ज़्यादा से ले रहे हैं। आप पॉजिटिव निगेटिव से नहीं ले रहे हैं, ये आप गलतफहमी निकाल दीजिए। डाइल्यूशन, वही बात फिर घूम के आती है कि आप पॉजिटिव और निगेटिव में आप डाइल्यूशन का चक्कर पालते हैं। डाइल्यूशन का कोई चक्कर नहीं है। आपके D3 के बाद जो हम 450 ml में 5 ml आपको घुलवा देते हैं कि 445 ml आप डिस्टिल्ड वाटर ले लें, 5 ml मेडिसिन ले लें और इक्वल टू 450 ml कर लें, वही आपके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आपके सरफेस टेंशन के लिए, आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, ब्लड और लिम्फ के पर मैच कर जाता है। और इसीलिए दवाएं D3 के बाद जैसे हम कन्वर्ट करते हैं 450 में, वैसे इनका काम तेज हो जाता है और ये अपना काम शुरू कर देती हैं। उसके बाद का कोई भी डोज आप चाहे जितना उसको डाइल्यूट करते जाइए, वो डाइल्यूट होता जाएगा, लेकिन उसका जो स्थायी इलाज है वो D3 के इसी 450 ml के कन्वर्जन में है। उसके बाद का कोई मतलब नहीं। उसके बाद का मतलब, अगर आप कहते हैं कि मैंने 1000वां डाइल्यूशन दिया, 10,000वां डाइल्यूशन दिया, तो आप किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की नकल करके अपने आप को अपनी चिकित्सा पद्धति से दूर कर रहे हैं। हमने जाइंटिस पर लिखा है S5, F1, S6 और C6। ये चारों मेडिसिन जो S5, F1, S6 और C6 है, ये जाइंटिस पर कारगर है। क्यों? जाइंटिस का रोग जन्म कहां से लेता है? लीवर से। लीवर की कोशिकाएं जब हमारी काम करना बंद कर देती हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है। हेपेटिक सेल्स जो हमारे लीवर की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जब उनकी कार्य क्षमता अपने होम्योस्टेटिस पर से अलग हो जाती है तो हमको S5, C5 की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं और ये टेस्टेड फार्मूले हैं। मेरी इस बुक में जो फार्मूले हैं टेस्टेड फार्मूले हैं। आप इनको करके देखिए, करने के बाद उसके परिणाम देखिए। मुझे याद आया, अयोध्या में एक कैंप लगाया गया था और उस कैंप में जो मेहमान आए थे इंदौर से, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं तो MBBS डॉक्टर हूं और मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए अपने पिताजी को प्रमोट करने के लिए घूम रहा हूं और आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के जानकार हैं। हमारे हॉस्पिटल में सारी प्रक्रियाएं एलोपैथी की हैं, दवाएं हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की यूज करते हैं। अब यहां पे कंफ्यूजन है। तभी हमारे एक साथी डॉक्टर गौतम गुप्ता जी हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम लोग जो 5 + 445 यानी 5 ml और 445 ml मिला के 450 ml का जो बनाते हैं मेडिसिन, उस मेडिसिन से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के फार्मूले जो हम लोग रोगियों को देते हैं तो हमारे रोगी ठीक हो जाते हैं। और हम लोगों को अपने गुरु जी के इस फार्मूले पर पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है, और हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। जो दवाएं कैंसर की 4200 रुपए में 1 महीने की घर पर भेजी जा रही हैं यहां से कुरियर करके, उन्हीं दवाओं का हेर फेर करके अगर कोई रोगी 70,000, 80,000, 1 लाख खर्च करके वापस लौट के आता है निराश हताश होकर के, तो ये कहाँ तक उचित है? ये हमारे डॉक्टर गौतम गुप्ता ने वहाँ पर चर्चा की। तो इस तरीके की जब चर्चाएं होती हैं तो बड़ा दुख होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार और प्रसार में। कैसे हम गर्व करें कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सस्ती और सरल चिकित्सा प्रणाली है। इसलिए मैं आप सब साथियों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि आप अपने रोगी और क्षेत्र को देखते हुए अपनी औषधियों का जो मेहनताना है वो आप तय करें। आप ये ना देखें कि ये कैंसर का रोगी है, इससे बहुत लूटा जा सकता है, इससे बहुत दिया जा सकता है, क्योंकि आप चिकित्सक हैं। चिकित्सक भगवान का दर्जा पाता है। चिकित्सक लुटेरे का या डकैत का दर्जा नहीं पाता। चिकित्सक वास्तव में भगवान का दूसरा रूप होता है। और अगर आप रातों रात लखपति या करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं
तो फिर वो आपका कहीं ना कहीं आपका चला भी जाएगा। इसलिए प्लीज कृपया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सस्ती, सरल और सुलभ बनाए रखिए। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।